बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर इफ्तिखार भट्ट। वेलकम टू लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। स्टूडेंट्स, आज हमने कंप्यूटर साइंसेस पार्ट 1 का लेक्चर नंबर 9 डिस्कस करना है और मैं आपको यहां बताता चलूं कि आज का हमारा लेक्चर चैप्टर 1 का आखिरी टॉपिक है। इसके बाद इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे और ये टॉपिक है सिस्टम डेवलपमेंट। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक इस हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसमें आपको एक सॉफ्टवेयर की मुकम्मल डेवलपमेंट, उसके तमाम फेजेस के बारे में पता चलेगा कि जब कोई भी इदारा अपना सॉफ्टवेयर बनवाता है या आप किसी भी इदारे के लिए कोई सॉफ्टवेयर या सिस्टम डेवलप करते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर होता है और किन किन फेजेस से आपको गुजरना पड़ता है उस सॉफ्टवेयर या उस सिस्टम को डेवलप करने के लिए। तो फ्यूचर में आपके लिए बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि कंप्यूटर साइंसेस में जब आप अपना फ्यूचर आगे बनाएंगे तो एज अ प्रोग्रामर, एज एनालिस्ट आपको इन तमाम चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कि सिस्टम क्या होता है। सिस्टम बहुत सारे रिलेटेड कंपोनेंट्स का एक कम्बिनेशन होता है जो मिलकर एक दूसरे के साथ काम करते हैं ताकि एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म किया जा सके। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप किसी भी इदारे में देखते हैं कि वहाँ पर कोई ना कोई टास्क परफॉर्म हो रहा है, जैसे बैंक है या कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, तो आपने देखा होगा वहाँ बहुत सारे लोग मिलकर यूज़र की उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं। जैसे बैंक में कोई शख्स आता है अपना चेक कैश करवाने के लिए या कैश अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवाने के लिए, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग मिलकर उस यूज़र के उस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सिस्टम होता है ये बहुत सारे रिलेटेड कंपोनेंट्स का एक कम्बिनेशन होता है जो आपस में मिलकर एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। अब देखते हैं कि इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, यानी एक सिस्टम के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट है हार्डवेयर। ये फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं। इसका मतलब है कि उस सिस्टम में मौजूद जितने भी फिजिकल कंपोनेंट्स हैं, जो टेंजेबल कंपोनेंट्स हैं, वो उस सिस्टम का हार्डवेयर कहलाते हैं। फिर जाहिर बात है उस इन्वायरमेंट में काम करने के लिए जो एक इंस्ट्रक्शंस का सेट बनाया जाता है, इंस्ट्रक्शंस रूल्स बनाए जाते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस एक दूसरे को पास की जाती हैं टास्क को परफॉर्म करने के लिए। जैसे एक बॉस है, वो अपने सबॉर्डिनेट को इंस्ट्रक्शंस देता है कि किस तरह से एक काम को जो है वो परफॉर्म करना है, उसको सॉफ्टवेयर का नाम दिया जाता है। उसके बाद वहाँ पे काम करने वाले लोग या वो यूज़र जो सिस्टम में बैठे काम कर रहे होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है सिस्टम के अंदर डेटा। ज़ाहिर है वो डेटा जो वहाँ पर लोगों ने प्रोसेस करना है और उस प्रोसेस करने के बाद उसको एक इंफॉर्मेशन की शक्ल में लेकर आना है, ये सिस्टम का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। उसके बाद ऑब्वियसली एक दूसरे को इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने के लिए कोई ना कोई कम्युनिकेशन सेटअप भी वहाँ पे मौजूद होता है, जिससे इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र की जाती है। जैसे बैंक है, अगर उसने अपने कस्टमर को कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो वो कोई ना कोई कम्युनिकेशन सेटअप को यूज़ करते हुए इंफॉर्मेशन अपने क्लाइंट तक ट्रांसफ़र करता है। यहाँ मैं ये आपको बताता चलूँ, किसी भी इदारे में दो तरह के सिस्टम काम कर सकते हैं। एक विदाउट द हेल्प ऑफ द कंप्यूटर, जिसको मैनुअल सिस्टम का नाम देते हैं, और एक विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स, जिसे कंप्यूटराइज या डिजिटल सिस्टम का नाम दिया जाता है। तो ये जो कंपोनेंट्स हैं ये दोनों तरह के सिस्टम में यूज़ होते हैं, मैनुअल सिस्टम में भी और कंप्यूटराइज सिस्टम में भी या कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम में भी। अब हमने ये देखना है कि अगर हम किसी इदारे के लिए कंप्यूटराइज्ड या कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम बनाते हैं तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी और इसके लिए जो अहम टास्क हमें परफॉर्म करना है वो क्या है। इसको कहा जाता है SDLC, यानी सिस्टम या सॉफ्टवेयर
डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, SDLC, सॉफ्टवेयर या सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। असल में ये एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसमें आप एक क्वालिटी सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करते हैं, उसको डेवलप करते हैं और फिर उसको टेस्ट करते हैं। तो जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि आपने किसी भी इदारे के लिए एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना होता है, और सॉफ्टवेयर डेवलप करने का मतलब होता है वहाँ पे आपने एक सिस्टम डेवलप करना है। मिसाल के तौर पे आपका क्लाइंट एक बैंक है और वो बैंक ये चाह रहा है कि वहाँ पर जितने भी कस्टमर्स आएँ, उनके जितने भी क्लाइंट्स आएँ, उनके तमाम टास्क को कंप्यूटर की मदद से परफॉर्म किया जा सके। अब जैसे हम गुज़िश्ता लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं, ख़ास तौर पे आपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के टॉपिक में पढ़ा था कि हार्डवेयर फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं और कोई भी हार्डवेयर खुद से कोई काम नहीं कर सकता जब तक उसके लिए कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर यूज़ ना किया जाए। तो सॉफ्टवेयर ही असल में उस सिस्टम का मेजर कंपोनेंट होता है जो यूज़ करते हुए वहाँ पे लोग काम करते हैं। तो बैंक ये चाह रहा है कि उसके लिए एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया जा सके ताकि वहाँ पर जो क्लाइंट आएंगे उनके टास्क को उन सॉफ्टवेयर की मदद से, जो वहाँ पे कंप्यूटर में यूज़ किया जा रहा होगा, की मदद से परफॉर्म किया जा सके, उसको उसको आसान किया जा सके। तो अब ये देखते हैं कि जब हमने एक सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसके लिए कौन कौन से फेजेस होते हैं। ये याद रहे स्टूडेंट्स के ये बहुत आसान काम नहीं होता। इसके लिए मतलब ऐसा नहीं होता कि आपको एक क्लाइंट कहे और आप के सॉफ्टवेयर बना दें और आप फ़ौरन कंप्यूटर पर बैठ जाएं और सॉफ्टवेयर बनाना शुरू कर दें, बल्कि आपको इसके लिए कुछ स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ते हैं। और वो स्टेप्स क्या क्या हैं? सबसे पहला है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, यानी इब्तदाई तहकीकात, शुरू की तहकीकात। उसके बाद है एनालिसिस, देन आता है डिज़ाइन, उसके बाद है कोडिंग, फिर टेस्टिंग एंड डीबगिंग, देन इम्प्लीमेंटेशन और आखिर में आता है मेंटेनेंस। इन तमाम स्टेप्स से एक एक करके आपको गुजरना होता है और ख़ास तौर पे ये जो पहले 5 स्टेप्स हैं, 6 स्टेप्स हैं, इनको आपने बड़े तवज्जो के साथ, बड़ी एहतियात के साथ परफॉर्म करना होता है। यानी आपको शुरू में सारी इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, फिर उसका एनालिसिस, फिर उस पर्टिकुलर सिस्टम को डिज़ाइन, फिर उसकी कोडिंग, फिर उसको चेक करना, उसमें से एरर्स को रिमूव करना और फिर उसको उस इदारे में इम्प्लीमेंट कर देना। ये पहले 6 फेजेस इसके निहायत अहम होते हैं। अब इनको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, जिसके बारे में भी आपको बता चुका हूँ कि ये इब्तदाई तहकीकात कहलाती हैं। ये SDLC यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का पहला स्टेप या पहला फेज़ होता है। इसमें आपने ये देखना होता है कि जिस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने जा रहे हैं वो असल में प्रॉब्लम है क्या। उस प्रॉब्लम का आपने स्कोप फाइंड करना है और फिर उसका सॉल्यूशन डिटरमाइन करना है। यानी आपने असल में ये देखना होता है कि प्रॉब्लम है क्या जिससे आपने सॉल्व करना है। जैसे एक बैंक है, बैंक अपना एक सॉफ्टवेयर या सिस्टम डेवलप करवाना चाहता है, तो आपने ये देखना है कि बैंक की असल रिक्वायरमेंट या असल प्रॉब्लम है क्या। फिर आपने उसके लिए ये देखना है कि आपके पास उस सिस्टम को डेवलप करने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज होंगे। मतलब आपके पास टीम मेंबर्स कितने हैं, आपके पास कंप्यूटर्स या उस सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए कोई पर्टिकुलर लैंग्वेजेस या सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। फिर कितनी कॉस्ट उस सिस्टम को डेवलप करने के लिए आएगी। जाहिर है आपने उस सिस्टम को अकेले डेवलप नहीं करना, आपकी पूरी टीम होती है। कितने टीम मेंबर्स आपने उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए यूज़ करने हैं, उनको कितना आप पे करेंगे और आपकी बाकी जो है वो कॉस्ट क्या आएगी। फिर कितना टाइम इसमें यूटिलाइज किया जाएगा कि वो सिस्टम आप 1 माह में तैयार करेंगे, 15 दिन में तैयार करेंगे, उसके लिए 2 माह का टाइम चाहिए होगा। फिर उसमें आपके लिए या आपके टीम मेंबर्स के लिए क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, ये सारी चीज़ें इस पहले फेज़ के अंदर आपने कंसिडर करनी होती है कि कितना टाइम लगेगा, क्या कॉस्ट होगी, क्या क्या रिसोर्सेज आपको यूटिलाइज करने पड़ेंगे और वो जो प्रॉब्लम आप सॉल्व करने जा रहे हैं वो असल में प्रॉब्लम है क्या। आखिर में ये सारा प्लान आप
एक रिटन डॉक्यूमेंट की शक्ल में अपने क्लाइंट के पास ले जाते हैं ताकि फिर उसको फाइनल अप्रूवल दी जा सके। आप अपने क्लाइंट से डिस्कस करते हैं कि सॉफ्टवेयर कितनी देर में डेवलप होगा, क्या उसकी कॉस्ट होगी। अगर आपका क्लाइंट इस चीज़ के लिए अप्रूवल दे देता है तो फिर आप अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो पहला फेज प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, इसके बाद है एनालिसिस। इसको आप रिक्वायरमेंट एनालिसिस भी कह सकते हैं। इसमें आपने उस सिस्टम में जो लोग काम कर रहे हैं या वहाँ के जो मैनेजमेंट के लोग हैं उनकी रिक्वायरमेंट को देखना होता है। मतलब वो उस सिस्टम से क्या चाह रहे हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ बैंक की, तो बैंक मैनेजर्स या बैंक के टॉप मैनेजमेंट के लोग क्या चाहते हैं कि वहाँ पे जो सिस्टम कंप्यूटर पे बनेगा वो क्या उसकी रिक्वायरमेंट होगी, ये सारा आपने एनालाइज करना है। फिर जाहिर है उस सिस्टम को यूज़ करना है वहाँ पे बैठे हुए यूज़र्स ने, तो आप यूज़र्स की रिक्वायरमेंट्स को भी देखते हैं कि यूज़र किस तरह से चाह रहे सिस्टम उनका डेवलप किया जा सके। ये याद रखिएगा कि जो सिस्टम आपने डेवलप करना है वो उन तमाम लोगों की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा, तभी आपका जो सॉफ्टवेयर या सिस्टम है वो एक क्वालिटी सॉफ्टवेयर या क्वालिटी सिस्टम कहलाएगा। अब ये काम एनालिस्ट परफॉर्म करता है, तो एनालिस्ट को जाहिर बात है इस टास्क को यानी एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए कोई ना कोई डेटा वहाँ से रिक्वायर्ड होता है कि वहाँ पर लोग अगर काम कर रहे हैं बगैर कंप्यूटर के या जो पुराना सिस्टम यूज़ हो रहा है वहाँ पे वो किस तरह से काम कर रहे हैं, उसके लिए उसको डेटा चाहिए होता है। उसके लिए डेटा गैदरिंग एक स्टेप है कि वहाँ पे जो रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं वो वहाँ से कलेक्ट करेगा। वहाँ पे मौजूद लोगों के इंटरव्यूज़ किए जाएंगे कि वहाँ पे वो जैसे कैशियर है वो किस तरह से काम कर रहा है, ब्रांच मैनेजर है वो अपना टास्क कैसे परफॉर्म कर रहा है और उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, या ऑपरेशन मैनेजर ऑपरेशंस हैं वो वहाँ पे किस तरह से टास्क परफॉर्म कर रहा है। फिर कुछ लोगों के दरमियान वो क्वेश्चनर को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। उनमें क्वेश्चनर एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें डिफरेंट क्वेश्चंस लिखे होते हैं। उन क्वेश्चंस के वो आंसर आपको रिटन फॉर्म में सबमिट कर देते हैं। उनसे आपको बहुत हेल्प मिल जाती है डेटा कलेक्शन के लिए। या एनालिस्ट वहाँ बैठकर उनकी तमाम वर्किंग को ऑब्जर्व करता है कि वहाँ पे लोग किस तरह से काम कर रहे हैं। मतलब एक अगर क्लाइंट आता है अपना चेक कैश करने के लिए तो वो देखता है कि कैशियर उससे चेक लेने के बाद किन प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए उसका चेक कैश करके कैश उसको हैंड ओवर कर देता है। या वहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की वो सैम्पलिंग करेगा कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जो लोग बैठे काम कर रहे हैं उनसे वो डिफरेंट टाइप का डेटा गैदर करने की कोशिश करेगा। ये बड़ा इम्पोर्टेंट फेज़ होता है एनालिसिस का, क्योंकि अगर आपने यहाँ से इंफॉर्मेशन सही कलेक्ट ना की तो जाहिर है सिस्टम का फिर डिज़ाइन ठीक नहीं बन सकेगा, और अगर डिज़ाइन ठीक नहीं बनेगा तो फिर जाहिर उसके अगला फेज़ कोडिंग का होता है। कोडिंग आप सही तरीके से नहीं करेंगे तो सिस्टम आपका वो सिस्टम नहीं बन पाएगा जो यूज़र या क्लाइंट रिक्वायर्ड कर रहा था। एनालिसिस के बाद है डिज़ाइन, और डिज़ाइन कस्टमर की रिक्वायरमेंट को देखने के बाद डिज़ाइन का फेज़ आता है। इस फेज़ में आपने ये देखना होता है कि वो जो सिस्टम आपने बनाना है उसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं, सिक्योरिटी लेवल क्या होगा, उसका आर्किटेक्चर किस तरह का बनेगा, मॉड्यूल्स क्या क्या होंगे। मसलन अब बैंक के एग्जांपल हम ले रहे हैं तो ज़ाहिर है बैंक में सिर्फ कैशियर काम नहीं कर रहा, और ना ही सिर्फ बैंक में इतना काम होता है कि बस क्लाइंट है और अपना चेक कैश करवाए, बल्कि बैंक के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ पे लोग डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। उसका भी उसने डिज़ाइन बनाना होता है, देखना होता है। फिर फ्लो चार्ट उस सिस्टम का डिज़ाइन होगा, कौन कौन से फेजेस आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे, कनेक्टिविटी डायग्राम, ग्रिड चार्ट्स, डिसीजन टेबल्स, ये सारा कुछ डिज़ाइन फेज में तैयार होता है। फ्लो चार्ट कैसे बनेगा, जिसमें कि आपने तमाम स्टेप्स को शो करना होता है कि इनपुट क्या होगा, प्रोसेसिंग क्या होगी और क्या फाइनल आउटपुट हमें मिलेगा।
डेटा किस तरह से एक्यूरेट रखा जाएगा, कंप्लीट रखा जाएगा और किस तरह उसको कंसिस्टेंट रखा जाएगा। एक्यूरेट डेटा का मतलब होता है कि अगर फर्ज करें क्लाइंट कोई कस्टमर बैंक में आता है और अपने पैसे जमा करवाता है, तो ज़ाहिर बात है उसके अकाउंट में पैसे ऐड होंगे और उसको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन जब वो चाह रहा होगा उसको मिले, और उसका डेटा कभी भी उसको गलत नहीं मिलना चाहिए। ये सारी चीज़ें डिज़ाइन में देखी जाती हैं ताकि जो सिस्टम तैयार हो या सॉफ्टवेयर तैयार हो बिल्कुल एग्जैक्ट हो और यूज़र की या क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को पूरा करता हो। लॉजिकल और फिजिकल डिज़ाइन भी इसमें बनाए जाते हैं इसी फेज़ के अंदर। तो सबसे पहला स्टेप था प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद फिर एनालिसिस, उसके बाद डिज़ाइन। डिज़ाइन बनने के बाद अभी तक हमने इसको कंप्यूटर पे इम्प्लीमेंट नहीं किया या इस पे हमने कोई भी प्रोग्रामिंग नहीं की, अभी सारा ये पेपर वर्क होता है। अब आता है कोडिंग। कोडिंग के लिए जो डेवलपर्स होते हैं, जो कोडर्स होते हैं, जो प्रोग्रामर्स होते हैं, उनको सारा डिज़ाइन मॉड्यूल वाइज दे दिया जाता है और इस फेज़ में असल प्रोग्राम्स की या सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। तो सेगमेंट्स जो आपने डिज़ाइन किए होते हैं, प्रोग्राम्स जो आपने बनाए होते हैं, उसकी कोडिंग की जाती है। इसका मतलब है कि उसको डिज़ाइन को सामने रखते हुए उसकी तमाम इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर पे किसी ना किसी लैंग्वेज को यूज़ करते हुए टाइप की जा रही होती हैं। फिर जब तमाम सेगमेंट्स या प्रोग्राम्स बन जाते हैं, फिर उनको इकट्ठा करके एक मुकम्मल सिस्टम की शक्ल दे दी जाती है। यानी मैं आपको फिर से बता देता हूँ, इस स्टेप में ये होता है कि जो डिज़ाइन प्रोग्रामर्स को या कोडर्स को मिलता है सेगमेंट वाइज, उन सेगमेंट्स की कोडिंग यानी इंस्ट्रक्शन राइटिंग की जाती है किसी ना किसी लैंग्वेज को, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हुए। और फिर जब तमाम सेगमेंट्स कंप्यूटर पे तैयार हो जाते हैं तो उन्हें इकट्ठा करके एक मुकम्मल सिस्टम की शक्ल दे दी जाती है। एल्गोरिदम्स, फ्लो चार्ट्स प्रोग्रामर्स को इसमें दिए जाते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो वहाँ बैठे होते हैं उनको दिए जाते हैं ताकि उसके मुताबिक वो कोडिंग कर सकें। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि कुछ सॉफ्टवेयर जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, हम अपने प्रोग्राम्स के साथ उन सॉफ्टवेयर्स को एम्बेड कर देते हैं ताकि हम अपने टाइम को और एफर्ट को भी सेव कर सकें। यानी अगर हमने कोई प्रोग्राम लिखना है और हमें पता है कि इस प्रोग्राम का एक सेगमेंट या ये प्रोग्राम पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, हमारे पास बना हुआ है, तो हम उसी प्रोग्राम को अपने उस करंट सिस्टम के साथ ऐड कर देते हैं, एम्बेड कर देते हैं ताकि हमारी एफर्ट ना लगे, हमारा टाइम भी सेव हो सके। तो कोडिंग करने के बाद ऐसा नहीं होता कि हम सिस्टम क्लाइंट के हैंड ओवर कर देते हैं, बल्कि हम पहले उसको खुद टेस्ट करते हैं। यानी इसकी एग्जांपल आप यूँ ले लें कि जैसे एक कार मैन्युफैक्चरिंग इदारा है जो गाड़ियाँ बनाता है, वो ऐसा नहीं है कि फैक्ट्री में या अपनी इंडस्ट्री में वो गाड़ी बनाने के बाद फ़ौरन मार्केट में ले आएँ ताकि बाद में जो कस्टमर्स को ख़रीदे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करे। ऐसा नहीं होता। वो पहले खुद से उसको टेस्ट करते हैं कि क्या जो कार बनाई गई है वो यूज़र की या जो कस्टमर उसके रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसी तरह जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमने सॉफ्टवेयर बनाने के बाद उसको क्लाइंट को हैंड ओवर कर दिया तो उसका प्रॉब्लम ये आएगा कि अगर उसको अपने इस सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम्स आएंगे तो वो बार बार आपको कॉल करेगा, जो कि एक बैड इंप्रेशन होता है। तो टेस्टिंग फेज़ में हम खुद से प्रोग्राम्स को टेस्ट करते हैं ये देखने के लिए कि वो जो कस्टमर की हमारी रिक्वायरमेंट थी, जैसे बैंक की जो रिक्वायरमेंट थी, क्या हमने वो जो सॉफ्टवेयर बनाया है वो बैंक की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है या नहीं करता। ये हमने पहले खुद से सारा टेस्ट करना होता है। टेस्टिंग दो तरह से की जा सकती है। एक को कहा जाता है यूनिट टेस्टिंग, यानी आप अपने जो सॉफ्टवेयर आपने जो सिस्टम बनाया उसमें से मॉड्यूल्स को सिलेक्ट करते हैं और उनको एक एक करके टेस्ट करते हैं। ये यूनिट टेस्टिंग कहलाती है। और सिस्टम टेस्टिंग वो होती है कि आप तमाम मॉड्यूल्स को इकट्ठा करते हैं एक पूरे सिस्टम की शक्ल में और फिर उसको आप टेस्ट करते हैं ताकि ये देखा जा सके कि क्या ये कंप्लीट सिस्टम हमारे क्लाइंट की या कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा या नहीं। तो दो तरह से
हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। सिस्टम टेस्टिंग में होता है कि आप कंप्लीट सिस्टम जो है वो टेस्ट करते हैं, उसमें आप डेटा इनपुट करके भी देख लेते हैं, ये देखते हैं कि वो जो डेटा इनपुट किया गया वो सही प्रोसेस हो रहा है और क्या उसका जो आउटपुट आ रहा है वो यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। तो ये दो तरह से आप अपने सिस्टम को टेस्ट कर सकते हैं। टेस्टिंग करने के बाद अब आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप उस सिस्टम को अपने क्लाइंट को हैंड ओवर कर सकते हैं, जिसे इम्प्लीमेंटेशन कहा जाता है, यानी उसको लागू करना। अब आपने सिस्टम और तमाम जो हार्डवेयर हैं, तमाम जो सिस्टम आपने डेवलप किया है, उसको क्लाइंट को हैंड ओवर कर देते हैं, उनके सर्वर्स पे जाके इंस्टॉल कर देते हैं, ताकि वहाँ पर बैठे जो लोग हैं वो इस पे काम कर सकें। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब ये हुआ कि जो सिस्टम आपने बनाया, अब आपने उस कस्टमर के उस वर्किंग एनवायरनमेंट में जाके वहाँ पर तमाम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डेटा को ट्रांसफ़र कर दिया, ताकि वहाँ पे लोग उसके ऊपर अपनी वर्किंग कर सकें। इसमें आपको ज़ाहिर है यूज़र्स जो वहाँ पे काम कर रहे हैं वो पहले से सिस्टम के आदी नहीं होते, उन्हें सिस्टम के बारे में नहीं पता होता, तो आपको उन्हें वहाँ पे ट्रेन भी करना पड़ता है। आगे आगे चल के इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन 5 तरह से की जा सकती है, यानी आप डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन भी कर सकते हैं, अभी इसके बारे में इंशाल्लाह हम डिस्कस करते हैं। आप इसमें पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन भी कर सकते हैं, फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन भी होती है, पायलट इम्प्लीमेंटेशन भी होती है, और यूज़र्स ट्रेनिंग, यानी वहाँ पे यूज़र्स को ट्रेन करके भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन का मतलब ये होता है कि आप उस सिस्टम को उस वर्किंग एनवायरनमेंट में डायरेक्ट लागू कर देते हैं, और जो वहाँ पे पहले से पुराना सिस्टम चल रहा था उसको आप छोड़ देते हैं, उसकी वर्किंग को वहाँ पे ख़त्म करवा देते हैं। ये कहलाता है डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। जैसे बैंक, आपने वहाँ पे जाके सॉफ्टवेयर सारा इंस्टॉल कर दिया, वहाँ पे जितने लोग पहले ओल्ड सिस्टम को यूज़ कर रहे थे उसको आप ख़त्म करके अपना नया सिस्टम इम्प्लीमेंट कर देते हैं। पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन का मतलब ये होता है कि जो पहला सिस्टम था और जो आपने नया सिस्टम बनाया, वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल वहाँ पे चलते रहते हैं, हत्ता कि पुराने सिस्टम को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर दिया जाता है और नया सिस्टम वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाता है। फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन में आप एक एक फेज़, यानी एक एक डिपार्टमेंट समझ लें, या थोड़ा थोड़ा करके सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर देते हैं, हत्ता कि पूरा सिस्टम इम्प्लीमेंट हो जाता है। और पायलट इम्प्लीमेंटेशन में होता है कि आप सिस्टम चंद यूज़र्स पे इम्प्लीमेंट करते हैं, उसका फीडबैक आपके पास आता है, फिर सिस्टम का दूसरा हिस्सा दूसरे यूज़र्स पे इम्प्लीमेंट करते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट पे, फिर तीसरा हिस्सा किसी तीसरे डिपार्टमेंट पे। इस तरह डिपार्टमेंट वाइज या यूज़र वाइज आप सिस्टम को इम्प्लीमेंट करते जाते हैं, हत्ता कि आपका पूरा सिस्टम वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑब्वियसली वहाँ पे जो यूज़र्स काम कर रहे हैं वो तो आपके नए सिस्टम के बारे में नहीं जानते, तो आपने उन्हें वहाँ पे ट्रेन करना होता है। अब ट्रेन करने के लिए डिफरेंट टूल्स को यूज़ किया जा सकता है, जैसे एक बुकलेट आप उसको इंस्ट्रक्शन मैनुअल की शक्ल में दे सकते हैं, ताकि वो लोग उसको पढ़ते जाएं और पढ़ के सिस्टम को यूज़ करते जाएं। सीडीज़ या वीडियो टेप्स आप उनको प्रोवाइड करते हैं, ताकि उन सीडीज़ को देखते हुए लर्न करें कि सिस्टम कैसे यूज़ करना है। या यूज़र्स को ट्रेंड करने के लिए वहाँ पे आप डिफरेंट लेक्चर्स दे दें, मतलब उनको सिखा दें, बता दें कि इस सिस्टम में किस तरह से उन्होंने काम करना है। जैसे कैशियर को आप समझा दें कि अगर कोई शख्स चेक लेकर आता है तो उसको कंप्यूटर पे उसका अकाउंट कैसे चेक करना है, उसके अकाउंट में से कैसे उस रकम को माइनस करना है। इस तरह बैंक मैनेजर्स, इस तरह टॉप मैनेजर्स, इन सब को फिर आपको ट्रेन करना पड़ता है। इसके लिए ज़ाहिर बात है थोड़ा सा टाइम लग जाता है। जब वो तमाम यूज़र्स इस चीज़ के आदी हो जाते हैं तो आपका सिस्टम वहाँ पे मुकम्मल तौर पे इम्प्लीमेंट हो जाता है और वो नए सिस्टम को यूज़ करना शुरू कर देते हैं। सिस्टम इम्प्लीमेंट करने के बाद ज़ाहिर है उसकी मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। ऑब्वियसली क्लाइंट की रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है या ऑर्गेनाइजेशन में अपग्रेडेशन हो जाती है, जिससे वो सिस्टम को अपग्रेड करने की डिमांड कर सकते हैं। मसलन बैंक है, अब वो नई प्रोडक्ट्स लॉन्च कर देता है,
जैसे अब वो क्रेडिट कार्ड इशू करना शुरू करता है तो वो चाहता है कि उस सिस्टम में क्रेडिट कार्ड की भी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर की जा सके। बैंक जो है वो कार लीजिंग सिस्टम शुरू कर देता है, वो चाहता है कि उनके सिस्टम में ये तमाम चीज़ें भी ऐड हो जाएं। तो इस चीज़ को कहा जाता है मेंटेनेंस, कि आप उस सिस्टम को मेंटेन करते हैं। फिर समटाइम ऐसा होता है कि यूज़र्स आपको कुछ फीडबैक दे रहे होते हैं सिस्टम को बेहतर करने के लिए या उसकी मेंटेनेंस के लिए, या आप यूज़र्स को वैल्यूएट करते हैं कि वो सिस्टम में ठीक तरीके से काम कर रहे हैं, या यूज़र समटाइम आपको एक बेहतर ऑप्शंस या बेहतर फीडबैक देता है जिससे आप उसको मज़ीद मेंटेन कर लेते हैं। इससे आपको जो मेंटेनेंस आप प्रोवाइड करते हैं, जो हेल्प आप प्रोवाइड करते हैं, इससे ये होता है कि यूज़र्स की जो क्यूरीज या प्रॉब्लम्स या डाउट्स हैं उनको आप बेहतर कर लेते हैं, उसको आप दूर कर देते हैं। समटाइम किसी यूज़र को प्रॉब्लम आ रही होती है, तो उसने किसी डेटा को प्रिंट करना है तो प्रिंट की कमांड सही तरीके से यूज़ नहीं हो रही, या वो फर्दर कोई क्वेश्चन करता है कि जैसे कोई क्लाइंट बैंक में आ गया, उसने कहा जी कि मुझे मेरी बैंक स्टेटमेंट चाहिए, तो वो बैंक स्टेटमेंट निकालने में उसको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसको गाइड कर सकते हैं कि किस तरह से ये सिस्टम को यूज़ किया जाएगा। तो आज का लेक्चर हमारा चैप्टर नंबर 1 का ये आखिरी टॉपिक था, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जिसको हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी कहा। तो आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 के साथ नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा फिर हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।